तो अगर आपने गलती से भी इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीए तृतीय सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए शिक्षा शास्त्र के वह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि हालांकि जिन कॉलेज का एग्जाम हो चुका है उन लोगों से मैंने ऑलरेडी पेपर मंगवा कर देख लिया है। जो जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुमार। आप देख रहे हैं अपना ही परिवार बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आने वाले दिनों में सभी लोगों का एग्जाम बहुत तेज़ी से चल रहा है और सभी लोगों को मुझे पता है कि कुछ ना कुछ कमी जरूर से है। किसी के अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है तो किसी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि जिनका भी आने वाले दिनों में कल परसों या कभी भी एग्जाम होने वाला है, बीए थर्ड सेमेस्टर में है और शिक्षा शास्त्र उनका सब्जेक्ट है, तो वे सब क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर साथ में प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के वही सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो आप लोगों ने ना अभी तक पढ़ा है, ना आप लोगों ने अभी तक सोचा था कि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि वही सभी क्वेश्चन है ये जो अभी 2023 में आए हैं क्वेश्चन पेपर में, जो भी जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का हो गया, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का हो गया, या मतलब चौधरी चरण सिंह जी का हो गया। तो इन सब यूनिवर्सिटी का यहाँ पर एकत्रित किया गया है और उन्हीं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है पीडीएफ के माध्यम से, और आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग चलते हैं अपने पीडीएफ में और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ और क्वेश्चन पेपर में हम बात करेंगे सतत विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी कभी शिक्षा की भूमिका बता लेता है, तो कभी कभी इसके उद्देश्य बता लेता है, पूछ लेता है, कभी कभी इससे महत्व पूछ लेता है। तो ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए कि सतत विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। आप लोग देख सकते हैं साथ में पूरा पीडीएफ में क्वेश्चन और आंसर साथ में प्रोवाइड किए गए हैं और ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में या आप लोग अबाउट सेक्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर सभी प्रकार के पीडीएफ मिल जाएंगे। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट है और कोई भी क्लास है आप लोग वहाँ से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सतत विकास के लिए शिक्षा अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है और मानव निर्मित निर्णयों से उत्पन्न होने वाली सतत विकास संबंधी समस्याओं को हल करने के आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। मानव संसाधनों में निवेश के रूप में शिक्षा कारकों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो सतत विकास में योगदान करती है। तो सतत विकास में शिक्षा की यही भूमिका है कि जो समस्याएं हैं उनको हल करने की आवश्यक जानकारी प्रदान करती है, निवेश के रूप में शिक्षा के कारकों का भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से सतत विकास की बहुत अहम भूमिका है। सतत विकास की आप लोगों को संकल्पना भी यहाँ देख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना कि सतत विकास की संकल्पना क्या है। तो मतलब आप सतत विकास से ये क्वेश्चन आप लोगों को आएगा ही आएगा, तो सतत विकास आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत विकास से एक नया क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। आप लोगों ने पॉलिटी ले रखा है तो पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता अधिकार में क्या क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि 6 प्रकार के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि विचार और अभिव्यक्त की, यानी कि आप के मन में कोई भी विचार है या किसी के प्रति कैसा भी व्यवहार आप करना चाहते हैं, उसके मन में मतलब उसके प्रति आपके मन में कैसा विचार चल रहे हैं या आपको कुछ बोलना है, तो उन सभी को आपको पूरा स्वतंत्रता है। किसी से भी आपके अंदर जो भी उनके प्रति आपके मतलब अंदर विचार है, लालसा है, आपकी इच्छा है, तो आप उसे बिल्कुल बोल सकते हैं। आपको स्वतंत्रता दिया गया है, ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, आप लोगों को मिला है। शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, आप शांतिपूर्वक या मतलब बिना शस्त्रों के यहाँ पर निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है, यानी कि आप शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन कर सकते हैं। आप कहीं भी अपना पंडाल वगैरह सजाकर, जैसे मंदिरों में पूजा पाठ किया जाता है, तो वहाँ पर आप सम्मेलन बना सकते हैं। संस्था और संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप संस्था भी बना सकते हैं, कोई संघ या कमेटी या कोई भी आप लोग बनाते हैं तो वो भी बना सकते हैं। देश के भीतर घूमने फिरने की स्वतंत्रता है आपको। आप देश में, जैसे कि आप यूपी के निवासी हैं, अधिक से अधिक हमारे जो व्यूवर हैं, हमारे जो स्टूडेंट सब यूपी के हैं, जैसे कि मैं भी यूपी से ही हूँ, तो आप लोगों को यहाँ से यूपी से लेकर आप लोगों को उत्तर में आप जम्मू कश्मीर से लेकर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक आप, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात
राजस्थान कहीं भी आप लोग घूम सकते हैं, सभी जगह आप लोग घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आपको कोई रोके टोकेगा नहीं। और फिर क्या है, पांचवा कि देश के किसी भी भाग में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता है आपको। यानी कि यदि आप यूपी में लखनऊ के निवासी हैं या फिर आप अयोध्या के निवासी हैं, आपको मन है कि मैं महाराष्ट्र में बसूंगा या फिर मैं मध्य प्रदेश में जाकर रहूंगा, झारखंड में रहूंगा, तो आप लोगों को पूरी स्वतंत्रता है। आप लोग फ्री है एकदम से, आप कहीं भी जाकर और कहीं भी बस सकते हैं। आप लोगों को इसके लिए कोई दबाव या किसी प्रकार से रोक टोक नहीं किया जाएगा। फिर क्या है, कोई भी व्यवसाय अथवा काम धंधा करने की स्वतंत्रता है। यानी आप लोग बेरोजगार हैं, यदि आप लोगों को कोई भी काम नहीं है, भाई बेरोजगारी तो आएगी ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते नहीं हो, पूरी साल तो यूं मूवी देखने में बर्बाद कर देते हो। फिर क्या होता है, जब एग्जाम आता है, बस यूट्यूब पर गए और आपने सर्च किया एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन 2024, आप लोगों ने फटाक दे वीडियो देखे दो चार और उन क्वेश्चनों को नोट किया। अच्छी बात है, वो आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट किया और उससे तैयारी की, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों को क्या होता है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं की आप तैयारी कर पाते हैं, बाकी उसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है पूरी जानकारी किताब की आपको नहीं मिल पाती। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि कभी भी यदि आप लोग अच्छे तैयारी से कभी भी कुछ भी करते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको क्या करना है, बुक ले लेना है, नोट्स वगैरह कोई भी, और वहां से या फिर डे बाय डे मैं आप लोगों की क्लासेस करवाता रहता हूँ, तो डे बाय डे आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। यदि क्लास ज्वाइन करने की आपकी क्षमता नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर वहां से कोई भी पीडीएफ आप लोग डे 1 का या डे 2 का, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उससे 1-2 बार 3 बार पढ़िए। 1-2-3 बार पढ़ने का मतलब आप लोग गुनगुनाते में पढ़िए ताकि वो आपके मन में रट जाए। और उससे क्या होता है कि वो जब आप लोग वो पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भी उससे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसको मतलब अच्छे से बता सकते हैं। भले ही आप किताबी भाषा में ना बता पाए, लेकिन आप लोग अच्छे से उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। और अधिक से अधिक आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपने ही लैंग्वेज में तैयारी कीजिए, किसी भी चीज़ की है, आप एजुकेशन का है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी विषय है, या आप लोगों का सोशियोलॉजी है, भूगोल है, कोई भी है, आप लोग क्या करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन से मतलब अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए आंसर, क्योंकि अपने खुद का बनाया हुआ आंसर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बहुत ही अच्छे से उस मार्क भी उठाता है, वो बहुत अच्छे नंबर उठाता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि किताबी ज्ञान और जो आपका मतलब मानसिक ज्ञान रहता है, तो आपको मानसिक ज्ञान पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप लोगों को मेन मेन टॉपिक याद करना है और मेन मेन टॉपिक से आप लोगों को खुद ब खुद आंसर बनाना है। तो ये थी आपको कुछ टिप। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा। संधारणीय विकास लक्ष्य क्या है? तो संधारणीय विकास लक्ष्य आप लोग को पता होना चाहिए कि संधारणीय विकास लक्ष्य यानी कि इसे क्या एसडीजी कहा जाता है कि विकास भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों के सेट है। संधारणीय विकास के लिए उनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया है और वैश्विक लक्ष्यों के समान प्रचारित किया गया है। 2015 के अंत में सहस्त्राबादी विकास लक्ष्यों के निरस्त हो जाने पर ये उनको प्रतिस्थापित कर रहे हैं। यह लक्ष्य 2015 से 2030 तक चलेगा। उन लक्ष्यों के लिए 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं। ये कभी कभी पूछ सकता है कि संधारणीय विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य और कितने विशिष्ट लक्ष्य दिए गए हैं? तो 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि यही जो मेन मेन टॉपिक है, ऐसे ही मेन मेन टॉपिक आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। सहस्त्राबादी विकास लक्ष्य क्या है? तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आप लोगों को क्या है, ये आप लोग देख सकते हैं कि सहस्त्राबादी विकास लक्ष्य क्या है। तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो विकास लक्ष्य के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये आप लोग को मिल जाएगा। फिर देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी ये पूछा जाता है कि यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में हुआ था। ठीक इसके 20 वर्ष बाद रियो में 2012 में रियो +20 के नाम से सम्मेलन हुआ, जहां यह तय हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखेंगे और 2020 के बाद क्या करना है, यह 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को तय करके रखना है। इस सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि संधारणीय विकास लक्ष्य जैसे कोई चीज लेकर आएंगे। इसके अनुसंधान में सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या है कि आप लोगों को ये संधारणीय विकास ही है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया, जिसको शुरू करने की तिथि 1 जनवरी 2016 है तथा गोल को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2030 तक है। धारणीय विकास लक्ष्य में एसोसिएटेड टारगेट की संख्या 169 है। तो जो मैंने आपको बताया था कि 17 संधारणीय विकास लक्ष्य और जो विशिष्ट हैं वो 169 है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए और ये बहुत अच्छे से पूछा जाता है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान में धार्मिक शिक्षा का क्या अर्थ है। तो भारत के संविधान में आप लोगों को धार्मिक शिक्षा का पूरा अधिकार है। आप लोग अपने धर्म के प्रति शिक्षा का अधिकार दे सकते थे, लेकिन अभी कुछ चेंजेज हो गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि धारा 28 यानी कि आर्टिकल 28 में कहा गया है कि अन्य धर्मों के अनुयायियों को उसकी सहमति लिए बिना धार्मिक अनुदेशन नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर हम पूरा देख लेते हैं जानकारी की संविधान की 21वीं धारा के अनुसार यानी कि आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है कि किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर या दान देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसे किसी भी भाषा मतलब जिससे कि यदि इस्लाम की बात करें या हिंदू की बात करें या गौतम की, कि यदि वो गौतम का है मतलब उस धर्म का मनुष्य या व्यक्ति और उसको मतलब उसी धर्म के प्रति बहुत जोर दिया जा रहा है कि आप नहीं स्वीकार करो या इसके प्रति कर दो या इसके प्रति एक शिक्षा ग्रहण करो, तो यदि उसकी मतलब इच्छा नहीं है तो वो उसे नकार सकता है, यानी कि उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसे डिसट्रैक्शन कर सकता है, वो उससे मतलब दूर हो सकता है, उस पर कोई जोर दबाव नहीं डाल सकते हैं। फिर क्या है भाग 28(1) में क्या कहा गया है कि पूरी तरह राज्य के धन से चलने वाली किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मदरसे जो थे वो सरकार के अनुच्छेद में आधार से मान्यता प्राप्त हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसको भी बंद कर दिया गया है। जिन मदरसों में केवल इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब धार्मिक शिक्षा का मतलब कोई उसमें मोल नहीं है, क्योंकि वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये डायरेक्ट सरकार का ऑर्डर हो गया है, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया है। धारा 22 फेज 2 के अनुसार क्या होता है कि सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के किसी सदस्य को उस संस्था द्वारा चलाए जाने वाले किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति है जो शिक्षण संस्थान में है और किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है। किसमें धारा या आर्टिकल 22 का सप्लोज 2 में किया गया है। फिर देख सकते हैं कि धारा 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है। यानी कि आर्टिकल 30 में क्या कहा गया कि आर्टिकल 30 में कहा गया कि समुदाय को अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने व उनका प्रशासन करने का अधिकार तथा अनुदान देते समय इन स्कूलों के साथ कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता है, वह धार्मिक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे हैं। और फिर आर्टिकल 38 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग दोनों देख लेना, आर्टिकल 38 और आर्टिकल 51। और इसके आगे के नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चे हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए आप PDF डाउनलोड कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।